टॉपिक है विश्व राजनीति में अमेरिकी प्रभुत्व। इस टॉपिक पर चर्चा हम लोगों ने कल के क्लास में किया था और यह जानने का प्रयास किया था कि आज अमेरिका विश्व के राजनीति में एक छत्र साम्राज्य स्थापित करते जा रहा है। अपने विचारधाराओं से विश्व के सभी देशों को प्रभावित करते जा रहा है। हर जगह अमेरिका के नाम का ही बोलबाला देखने को मिल रहा है। क्यों, इसके क्या कारण है, कल के क्लास में हम सब ने जाना था। आज जानेंगे अमेरिकी प्रभुत्व के ठोस उदाहरण। अमेरिकी प्रभुत्व के ठोस उदाहरण। हमने कल कहा था कि अमेरिका ताकतवर है तो क्यों है। आप लोगों ने कल विरोध नहीं किया कुछ भी, क्योंकि हमने ही प्रमाण उदाहरण छोटा छोटा दिया था। आप सब कल कहते एक आध गो प्रमाण दीजिए, तो हमने कल के क्लास में प्रमाण नहीं दिया। वही प्रमाण आज मैं देने जा रहा हूं कि अमेरिका यदि विश्व में सबसे प्रभुत्वशाली देश बना हुआ है, सबसे ताकतवर देश बना हुआ है, इसका कुछ ना कुछ उदाहरण होगा। गलत कि सही? तो उसके ठोस उदाहरण क्या है? तो पहला उदाहरण खाड़ी युद्ध। पहला क्या है? खाड़ी युद्ध। अब जानिए खाड़ी युद्ध कब हुआ था। तो खाड़ी युद्ध हुआ था 1990 ईस्वी में। कब हुआ था? 1990 ईस्वी में हुआ था। क्या था? तो पहले तो जानना कि खाड़ी देश है क्या। नहीं, तो एशिया महादेश के जो मुस्लिम देश तेल उत्पादक है, पेट्रोलियम के उत्पादक है, उन देशों को हम खाड़ी देश के नाम से, मतलब एशिया महादेश के मुस्लिम देश जो पेट्रोलियम का क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, या जिन देशों के पास प्रचुर मात्रा में पेट्रोलियम के क्या है, भंडार है, उन देशों को क्या कहते हैं? खाड़ी देश। और आगे बढ़ाएंगे कि पेट्रोलियम उत्पादक और निर्यातक देशों का एक संगठन है जिसको ओपेक कहते हैं। चर्चा नेक्स्ट पार्ट 5 नंबर चैप्टर में होगी। तो आज है खाड़ी युद्ध कब हुआ था? 1990 में। विश्व का एक देश है जिसका नाम है इराक। क्या नाम है? इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया। इराक का पुराना का नाम क्या था? मेसोपोटामिया। इराक भी तेल का बहुत बड़ा उत्पादक निर्यातक देश भी है। पेट्रोलियम का इसके पास भी प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में भंडार है। और इराक के बगल में एक और देश है, उस देश का नाम है कुवैत। इस्लामिक देश तो हाँ, इस्लामिक देश नहीं है उन्हें। एक देश कौन है? इराक। दूसरा कौन है? कुवैत ने इराक से क्या लिया था? ऋण लिया था। लेता है हर देश। जैसे भारत ने भी आवश्यकता पड़ने पर कई देशों से लिया, या नहीं तो विश्व बैंक बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बन गया है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ बन गया है। विभिन्न संस्थाओं से अगर संस्था कर्ज नहीं देती है तो अलग देश से क्या करते हैं? कर्ज लेते हैं। तो कुवैत ने इराक से क्या लिया था? कर्ज लिया था। और नियम होता है कि जैसे आप लोग EMI भरते हैं, वैसे ही हर देश को जो कर्ज लिया है समय समय पर उसको भी अपना EMI मतलब ऋण क्या है, किस्त देना पड़ता है।
नहीं दीजिएगा तो आपके विरुद्ध वह कार्रवाई कर सकता है। तो इराक से कुवैत ने क्या ले लिया, कर्ज लिया, और समय पर मतलब उसका जो किस्त था, कर्ज का जो किस्त होता है उसका अदायगी नहीं कर रहा था। बेचारा इराक परेशान था, भाई कर्ज दिए हैं समय पर दे भी नहीं रहा है, और कुवैत जो था ना अमेरिका के विचारों से प्रभावित हो रहा था। तो इराक ने कुवैत को क्या कर लिया, हड़प लिया। इराक क्या करता है, कुवैत को हड़प लिया और कुवैत को अपना 19वां प्रांत घोषित कर दिया। तू कर्जा नहीं देगा, जैसे आज पाकिस्तान चीन से खूब कर्ज ले रहा है, अब कर्ज नहीं सधाएगा तो चीन क्या करेगा, सीधा हड़प लेगा ना, कहेगा तो मेरा भाई, तो नहीं देगा तो तुम्हारा प्रॉपर्टी मेरा हो गया पूरा, हम इसको बेच के सधाएंगे, नहीं तो यहाँ के संसाधनों का हम उपयोग करेंगे अपने हित के लिए, अपने लाभ के लिए। तो इराक ने कुवैत को हड़प लिया और इसे 19वां राज्य क्या कर दिया, घोषित कर दिया। इसके पीछे कुछ और भी कारण है कुवैत को हड़पने का, क्योंकि दुनिया में जितने भी पेट्रोलियम के उत्पादक और निर्यातक देश हैं, उनके संगठन का नाम है ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इस टॉपिक पर चर्चा करना है 5 नंबर पाठ में। तो नियम है, ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी। पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम निकालना कितना है, उसका कीमत क्या होगा, ये सब तय करता है ओपेक। ये नहीं कि किसी देश के पास बहुत ज्यादा है, आप लोग हमारे हैंडपंप की तरह हैं कि मन हो दिन भर नल को चला के छोड़ दिया, हमारे हम जितना देर चलो, वहां ये नहीं है। कौन देश कितनी मात्रा में पेट्रोलियम का आज निष्कासन करेगा और कितनी मात्रा में कितना बैरल वो प्रतिदिन बेचेगा, फिक्स है। ज्यादा निकलेगा तो नियम है, इकोनॉमिक्स का रूल कहता है कि जब किसी वस्तु की मार्केट में उपलब्धता ज्यादा हो जाती है तो वस्तु का कीमत घट जाता है। जैसे आज मांग का नियम कहता है, वस्तु ज्यादा हो जाएगा, ग्राहक तो उतना ही रहेंगे ना। जैसे भिंडी 20 रुपए किलो से अब 10 रुपया में 2 किलो हो गया, 30 रुपए केजी घिवरा हुआ करता था, आज 10 रुपये, कई बार 10 रुपये में 1.5 किलो भी दे देता है। हाँ, ये तब तक चल रहा है जब तक बारिश नहीं आ जा रहा है। बारिश आते ही इसका कीमत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो कुवैत मनमाने ढंग से पेट्रोलियम भी निकाल रहा था और ऋण का भी भुगतान नहीं कर रहा था। इससे क्या हो रहा था कि पेट्रोलियम का दाम क्या हो रहा था, गिर रहा था। जब दाम गिरेगा, इसके मुनाफा में क्या हो रही थी, कमी हो रही थी। इसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए इराक ने कुवैत को क्या कर लिया, हड़प लिया। अब जैसे ही इराक ने कुवैत को हड़पा तो सबसे अधिक दिक्कत होने लगा अमेरिका को। अमेरिका के मन में यह बात बैठ गया कि कुवैत के पास पेट्रोलियम का बहुत बड़े पैमाने पर भंडार है। देखो, एक बात मैं आपको बता दूं, शायद आप लोग कहीं जानते हो कि पेट्रोलियम का भंडार सबसे ज्यादा अगर किसी देश के पास है वह अमेरिका के पास है। अभी पूरा पता नहीं चला है, अमेरिका के पास है। लेकिन आज अमेरिका भंडार ज्यादा होते हुए भी विश्व के अलग अलग देशों से खरीदकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम समाप्य संसाधन है। आज तेज गति से जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है। बुद्धिजीवी है अमेरिका, और अमेरिका के लोग विश्व के सभी देशों के पेट्रोलियम का भंडार जब कम हो जाएगा तो केवल किसके पास ज्यादा रहेगा, तो क्या करेगा, मनमाना कीमत पर वो बेचेगा। और अब आज हम सब
भौतिकवादी इतने हो गए हैं कि अपना गुलाम भी कोई हमें बना ले, लेकिन हमारे भौतिक आवश्यकता को पूरा करे तो हम उस शर्त को मानने को भी क्या है तैयार है। गलत कि सही? तो अमेरिका इस नीति पर चल रहा है, और ये इसी नीति के तहत अमेरिका देखिएगा उसी देश पर अपना कब्जा जमाता है जिसके पास पेट्रोलियम का भंडार है। जैसे अफगानिस्तान में प्राकृतिक संसाधन ज्यादा है, 2001 में कब्जा जमाया, 2021 में संयोग से हटा है और युद्ध चल रहा था। तो जैसे ही इराक ने कुवैत को हड़प लिया, कुवैत के पास पेट्रोलियम का भंडार ज्यादा था, अमेरिका चला गया कहाँ? यूएनओ के पास। यूएसए कहाँ गया? यूएनओ के पास गया। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएनओ का मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अमेरिका कहाँ गया? संयुक्त राष्ट्र संघ के पास गया। कहा कि कुवैत छोटा देश है, कमजोर देश है, इराक उससे अपने कब्जे में ले लिया है और मनमानी कर रहा है, आप यहाँ पर क्या कीजिए? हस्तक्षेप कीजिए। तो अमेरिका के कहने पर संयुक्त राष्ट्र संघ की एक 6 अंग है, उसके एक अंग का नाम है सुरक्षा परिषद। 6 पाठ में पढ़ना है, किताब है तो आप देख लेंगे, वहां विस्तार से चर्चा होगी। सुरक्षा परिषद ने इराक पर कुछ आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, बाध्यकारी प्रतिबंध लगा दिया कि अगर आप कुवैत को नहीं छोड़ोगे तो आपको हम कुछ काम करने नहीं देंगे। इराक ने फिर भी क्या किया? नहीं माना, क्योंकि इस समय इराक के जो राष्ट्रपति थे इराक के, उनका नाम था सद्दाम हुसैन। क्या नाम था? सद्दाम हुसैन। तनाशाह थे ये भी। क्या जी? इनकी पार्टी का नाम था बाथ पार्टी। मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। परिणाम क्या हुआ? यूएनओ ने अमेरिका को कहा कि आप किसी भी तरीके से इराक के कब्जा से कुवैत को क्या कर दो? मुक्त कर दो, अलग कर दो। तो अमेरिका क्या करता है? अमेरिका, हालांकि यहाँ 30 लिखा, 34 देशों का, क्या जी? हाँ, 6,60,000 सेना। इसमें 75% सेना किसका था? यूएसए का था। क्या जी? मतलब जैसे ही यूएनओ का इसको हरी झंडी मिला कि आप उसको मुक्त करा दो, अमेरिका तो यही चाह रहा था कि हमको मौका मिले कि इराक को क्या कर दें, दबा दें। आज जब कुवैत को छोड़ा लेंगे, कुवैत पर हमारी बात मानेगा, यहाँ का पूरा पेट्रोलियम मेरा हो जाएगा। तो 34 देशों के 6,60,000 सेना को लेकर कुवैत के सुरक्षा करते हुए इराक पर क्या बोल दिया? हमला बोल दिया। लेकिन विशेष बात, 34 देशों में जो 6,60,000 सेना था उसमें 75% सैनिक कहाँ का था? अमेरिका का था। तो अमेरिका ने इराक के कब्जा से कुवैत को मुक्त कराने के लिए, इराक के कब्जा से कुवैत को मुक्त कराने के लिए 1991 ईस्वी में एक सैन्य अभियान चलाया। हाँ, एक सैन्य अभियान चलाया। उस सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट कहते हैं। 2 नंबर का प्रश्न, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म क्या है? बड़ी आसान उत्तर होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने सुरक्षा परिषद के आग्रह पर इराक के कब्जा से कुवैत को मुक्त करने के लिए, आजाद करने के लिए 1991 ईस्वी में 34 देशों के 6,60,000 सैनिकों की सहायता से इराक के विरुद्ध कुवैत की तरफ से एक सैन्य अभियान चलाया। उसी सैन्य अभियान को ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के नाम से जानते हैं।
यह युद्ध घमासान हो गया। इराक और अमेरिका क्या हो गया, आमने सामने हो गया। एक छोटा सा देश इराक इस 1990 के खाड़ी युद्ध में अमेरिका को नाको चने चबाने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। नहीं, जॉर्ज बुश के पिताजी सीनियर बुश यहाँ के उस समय के क्या थे, राष्ट्रपति थे। लेकिन भले ही लड़ाई में अभियान में अमेरिका जीत गया, कुवैत को मुक्त करा लिया, लेकिन अमेरिका को बहुत ज्यादा आर्थिक क्षति उठानी पड़ी। ये जो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म या खाड़ी युद्ध चल रहा था, इसमें अमेरिका ने इराक को नष्ट करने के लिए स्मार्ट बम का प्रयोग किया था। स्मार्ट बम का प्रयोग किया था। सारा बम क्या था, कंप्यूटराइज था। सारा बम क्या था, कंप्यूटराइज। कितना निशाना कंप्यूटर से तय करता था, जाएगा तो कहाँ लगेगा, कितना गहराई तक छेद करेगा, कितना नष्ट करेगा, सारा तय कर लेता था एकदम कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग से। तो कुछ विद्वान इस युद्ध को कंप्यूटर युद्ध, कंप्यूटर वार, या इसी को कहता है कुछ लोग वीडियो गेम युद्ध। तो स्मार्ट बम का प्रयोग, इसको कुछ विद्वान कंप्यूटर वार एंड इसी को वीडियो गेम युद्ध के नाम से, इसको वीडियो गेम युद्ध इसलिए कहते हैं या कंप्यूटर युद्ध इसलिए कहते हैं क्योंकि संपूर्ण संसार अपने घर बैठे बैठे इसका लाइव प्रसारण देखा था। क्या थी, जैसे खेल चलता है ना, आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग या विश्व कप जो होता है, कैसे घर पर टेलीविजन पर लाइव चलता है, वैसे ही अमेरिका ने इसको लाइव करवा दिया था। गलत सही, क्योंकि यह पूरे टेलीविजन पर लाइव प्रसारण हुआ था, लाइव कवरेज हुआ था। तो इसको हम कंप्यूटर वार या वीडियो गेम युद्ध के नाम से जानते हैं, वीडियो गेम युद्ध के नाम से जानते हैं। अब एक बात हम जान गए, खाड़ी युद्ध, इस अमेरिका का मन था कि मैं इसको तबाह कर दिया। हम दूसरा बात कर लेते हैं। अगर हम दूसरी बात करते हैं तो हमने कल बताया था अफगानिस्तान में तालिबान शासन का अंत। अफगानिस्तान में तालिबान शासन का अंत। अफगानिस्तान में तालिबान शासन का अंत। आप सबको पहले से ही पता है तालिबान क्या है। आप सबको पहले मैं चर्चा कर दिया हूं कि तालिबान क्या है। तो अफगानिस्तान के मदरसा में पढ़ने वाले विद्यार्थी को, मतलब छात्र को तालिबान कहते। पूछिए अगर आपसे कोई बताओ तालिबान कहते किसे हैं, तो अफगानिस्तान के मदरसा में पढ़ने वाले छात्र को क्या कहते हैं, तालिबान कहते हैं। जो मदरसा में कुरान, शरीयत, इन चीजों की पढ़ाई होती थी, लेकिन ये जो तालिबान था, मदरसा में पढ़ने वाले छात्रों का जो प्रमुख था वो ओसामा बिन लादेन का दामाद जमाई मुल्ला मोहम्मद उमर, क्या नाम था, मुल्ला मोहम्मद उमर। यह ओसामा बिन लादेन का क्या था, जमाई था। इन तालिबान का नेतृत्व यही कर रहा था, यही मदरसा में सबको पढ़ा रहा था। शायद इनके व्यक्तित्व पर अपने ससुर का प्रभाव पड़ गया और उस तालिबान को, उन छात्रों को कुरान और शरीयत के जगह आतंकवाद का प्रशिक्षण, मानव बम बनने का प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया। और सबको मानव बम के रूप में प्रशिक्षित करते हुए अचानक 9/11 कहता है। हाँ, 9/11 फ़ारेनहाइट
फिल्म भी बना हुआ है 9/11 शायद। 11 सितंबर हम कह सकते हैं 11 सितंबर 2001 को मुल्ला मोहम्मद उमर के नेतृत्व में इन तालिबान के छात्रों ने क्या किया, अमेरिका के विमान को क्या किया, हाईजैक कर लिया। हमने कल कहा था अमेरिका का हाईजैक का मतलब क्या था, अपहरण। अमेरिका के विमान को क्या कर लिया, हाईजैक कर लिया। और अमेरिका के विमान को हाईजैक करके 11 सितंबर 2001 ईस्वी को अमेरिका का सबसे बड़ा इमारत था, व्यापारिक इमारत WTC, देखो WTO भी है और WTO एक संस्था है क्या जी, WTO एक संस्था है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, राइट। लेकिन WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका का एक सबसे ऊंची इमारत थी। इसकी ऊंचाई थी लगभग 101 मंजिला इमारत थी। हाँ, और एक दूसरी इमारत थी जिसका नाम था पेंटागन, लगभग 50 से 51 मंजिला भी थी और यह अमेरिका का सेना का हेड क्वार्टर था। और तीसरा टारगेट लिया था किसका, हाँ, व्हाइट हाउस का टारगेट था। 3 विमान अपहरण किया, तीनों टारगेट बना लिया कि अमेरिका को तो नष्ट कर देना। क्या जी, विमान उड़ी, एक जाकर के WTC में सीधा बीच में ये कर दिया। लिखता है कि हजारों लोग उस समय, अभी तो समय काम का समय था, सभी लोग अपने ऑफिस में बैठकर अपने वर्क को कर रहे थे। यहाँ से संपूर्ण विश्व का कारोबार बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां करती हैं ऑनलाइन। पेंटागन को किया, उसको भी नष्ट कर दिया। तीसरा का जो व्हाइट हाउस की ओर जा रहा था उसका दिशा भ्रम हो गया और पेंसिल्वेनिया में जाके खेत में जाके क्या हो गया, गिर गया, क्रैश हो गया। और इस घटना का जिम्मेवारी ले लिया ओसामा बिन लादेन। इनके पार्टी का नाम क्या था, अल कायदा। इनके आतंकवादी ग्रुप का नाम क्या था, अल कायदा। इसने कहा कि हम यह घटना की जिम्मेवारी मैं लेता हूं कि हमने इस घटना को क्या दिया है, अंजाम दिया। अमेरिका इस घटना का बदला लेने के लिए एक विशेष कमांडो का गठन किया। उस कमांडो का नाम था शील कमांडो। क्या नाम था, और अमेरिका के खुफिया एजेंसी का नाम है CI। का कि पता लगाओ आखिर नुकायल कहाँ है। पता लगाते लगाते पता शील कमांडो CIA ने पता लगा लिया कि आप जिसको, आपका जो दत्तक पुत्र है, जिसको आप तैयार कर रहे हैं इंडिया को तबाह करने के लिए, बार बार परेशान कर रहे, तो यहाँ नुकायल है। सही बात है, पाकिस्तान की अपनी औकात नहीं है। अगर शेर के सामने एक चिट्ठी दहाड़ रहा है, उस चिट्ठी को चिट्ठी मत समझो, चिट्ठी के पीछे किसी न किसी के बैक में सपोर्ट है। विश्व की राजनीति का यदि आप ज्ञान रखते हैं तो अमेरिका के पीठ पर जब पाकिस्तान के पीठ पर अमेरिका का हाथ होता है तो चीन साइड हो जाता है, जब अमेरिका साइड होता है तो चीन पीठ पर हाथ रख देता है। क्योंकि एक विश्व की कूटनीति है, बड़ा देश जैसे तुम्हारे गांव में जो अमीर आदमी है वो कभी नहीं चाहता है कि गांव में दूसरों को हमारे से बेसी आगे बढ़ जाए, क्योंकि केवल अकेला मैं अमीर रहूंगा, सारे गांव के लोग हमारे जी हजूरी और गुलामी करेगा। ये दुनिया में विकासशील देशों के संगठन का नाम है G20, और G20 में जो सबसे ऊपर का है वो हमारा भारत है। और दुनिया में बहुत तेज गति से आगे बढ़ने वाला कोई अर्थव्यवस्था है तो इंडिया की अर्थव्यवस्था है। अलग बात है कि हम सब खैरात खाने के आदी हो गए हैं, तो मोदी के हर कार्यक्रम बुरा लगता है। अच्छा है ना, खैरात कब तक चलेगा, जिसको जरूरत है उसको मिलेगा, बंद नहीं होगा, भ्रम में न रहिए। हाँ ठीक है, इस कोटा में आप देख रहे हैं जो जरूरत वाला इंसान उसको नहीं मिल रहा है।
जो स्कॉर्पियो पर चलते हैं उसको सबसे पहले मिल जाता है। मुखिया जी डीलर साहब तो घरे पहुंचा देते हैं। तो नहीं उसको लेना चाहिए। जब तुम्हारे मोटरसाइकिल मेंटेन करने की औकात है तो आप राशन क्यों लोगे? गलती की सही। गरीबों के लिए बना है वो। गरीब खाए, बेसहारा खाए, दो बेटर है। बेसहारा को मिलता नहीं है, जिसके पास सब कुछ सहारा है ओकरे मिल जाता है। तो सील कमांडो का गठन किया। और आपको बता दें 2 जून 2011 को अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए एक अभियान चलाया था, ऑपरेशन रेड डॉन। क्या चलाया था? ऑपरेशन रेड डॉन नामक एक अभियान चलाया था। और अचानक पकड़ लिया, पता लगा लिया और अचानक पाकिस्तान में अपना कुछ लड़ाकू विमान को भेजा और 2 सितंबर को ओसामा बिन लादेन उनके सारे समर्थकों को हत्या कर दिया। पाकिस्तान से बिना पूछे, यूएनओ का बिना परमिशन लिए पाकिस्तान में क्या हो गया? घुस गया, मार के चला आया। किसी को पता भी नहीं चला। वो तो जाके लास्ट में अपने घोषणा कर दिया कि हम पाकिस्तान में गए, ओसामा बिन लादेन को मार दिया, वीडियो जारी कर दिया। बराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति थे, उसने वीडियो जारी कर दिया, हम तो उसको जाके क्या कर दिए। तब दुनिया के लोग जाना, नहीं तो किसी को कानो कान भी पता नहीं था कि कौन बिन लादेन मर गया। तीसरा बात करते हैं इराक पर आक्रमण। अमेरिका के दबदबा का तीसरा कारण क्या है? इराक पर आक्रमण। आपको बता दें खाड़ी युद्ध चल रहा था, यहां हस्तक्षेप करने की जरूरत किसको थी? यूएनओ को। ईमानदारी से बोलेंगे, यहां पर अमेरिका को हस्तक्षेप करने की मेरे ख्याल से कोई जरूरत नहीं थी। क्या? क्योंकि विश्व के देशों में शांति व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेवारी यूएनओ के ऊपर है। सही बोल रहा हूं? फिर इराक ने कुवैत को हड़प लिया। क्यों? क्योंकि उस जिस संगठन का मेंबर था, वहां एक रूल था, एक पॉलिसी था कि पेट्रोलियम का मनमाना उत्पादन नहीं करना है, मनमाना दाम नहीं बढ़ाना है। क्या? और नियम है कि आप हमसे कर्ज लीजिए, क्यों नहीं दीजिएगा भाई? जब कर्ज ले लिए तो आपको समय पर ना सधाएंगे तो आपके विरुद्ध मैं तो कार्रवाई कर ही सकता हूं। अमेरिका अगर विरोध करता है तो अमेरिका को कुवैत का सारा कर्ज इराक को सधा देना चाहिए। कर्ज सधाएगा नहीं या किसी का कर्ज बुराने में तू सपोर्ट करेगा तो कल से तो कोई किसी को हेल्प नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। तो अमेरिका को यहां जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अमेरिका अपना आर्थिक लाभ देख रहा था। क्या? कि इसके पास पेट्रोलियम है, हम हड़प लेंगे तो उसके पेट्रोलियम पर भी हमारा अधिकार हो जाएगा। तो इराक पर नहीं भाई, पहले 1991 में आक्रमण किया था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के माध्यम से। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म में भले ही सैनिक अभियान था, लेकिन युद्ध था वह, जिससे वीडियो गेम युद्ध, कंप्यूटर युद्ध के नाम से आप क्या करते हैं जानते हैं। लेकिन सफलता तो मिली, लेकिन अमेरिका जिस तरह से इराक को बर्बाद करना चाहता था वो एक मनो पूरा ना हो सका। हुआ कि किया कैसे जाए। इस सद्दाम हुसैन मेरे सामने खड़ा होकर बात कर दिया नहीं, इसके फन को कैसे कुचला जाए। तो अमेरिका क्या करता? 1991 वाला में तो मुंह तोड़ जवाब दिया इराक, भले ही हारा लेकिन हार कर भी क्या रहा? सफल रहा कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश को चैलेंज कर दिया। नहीं, सामने आके लड़ा। जैसे अंग्रेजों पर जब मुसीबत आई तो जो अंग्रेज जिस होटल में रहता था, जिस बस्ती में रहता था, स्पष्ट लिखता था अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में, इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड हियर, कि भारतीयों और कुत्तों को इस बस्ती में या इस होटल में परमिशन। लेकिन जब मुसीबत पड़ी तो 1930, 1931, 1932 में
राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारतीयों को अगल बगल में बैठा कर बात करने के लिए मजबूर हुआ। गलत कि सही? एकता नहीं देखा। रैमजे मैकडोनाल्ड ने धर्म जाति के नाम पर भारत को कई खंडों में तोड़ दिया। उसको कहते हैं सांप्रदायिक पंचायत। गलत या सही? अमेरिका देखा कि तो हमारे सामने खड़ा हो गया है। क्या करे, वो तो होना ही है, तय है। विवाद नहीं कहो, बिकने वाला कहो ना। तो इराक पर आक्रमण के 1991 में, लेकिन यहां पर सफलता नहीं मिली। तो अमेरिका के राष्ट्रपति पुनः 2003 में जैविक हथियार होने का आरोप लगाया। कौन हथियार? जैविक हथियार का आरोप लगाया और मानवाधिकार का उल्लंघन। किसका? मानवाधिकार का उल्लंघन का आरोप किस पर लगाया? सद्दाम हुसैन पर। कहा कि इराक में मानव के हितों का रक्षण नहीं हो रहा है। सद्दाम हुसैन के पार्टी का नाम था बाथ पार्टी। क्या जी? उसके झंडा पर शेर का फोटो है। नहीं, हिटलर के सिद्धांत पर चलता था एक राष्ट्र एक नेता। अगर इराक में रहना है नहीं तो बाथ पार्टी का जयकारा बनाना पड़ेगा, सद्दाम हुसैन के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। कहा तो जाता है कि जो जिसके घर पर बाथ पार्टी का झंडा नहीं होता, कल वहां घर नहीं खंडहर होगा। सद्दाम हुसैन के कार्यकर्ता उसको ये कर देता था। आज जो सद्दाम हुसैन के सामने नजर मिला के बात कर लेता, वो अपने चार दीवारी के चारों ओर पिंजरा में शेर को रखा था, जिंदा शेर के सामने पिंजरा में बंद कर देता। घर ऐसे बना, वो चेहरा साथ को रखा था। ओरिजिनल सद्दाम हुसैन कौन है? अमेरिका भी 13 साल तक कंफ्यूजन में रहा। नहीं, उसके अपने नौकर चाकर भी नहीं जानते थे कि सद्दाम हुसैन है कौन। साथ चेहरा बना के रखा था। तो जैविक हथियार और मानव अधिकार का क्या लगाया? उल्लंघन लगाया, आरोप लगाया और यूएनओ में प्रस्ताव रखा। यूएनओ ने इराक को कहा कि आप जैविक हथियार रखे हैं तब जांच करवाइए। उसने कहा कि मेरे पास। तो यूएनओ के नेतृत्व में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने इराक में गया और जहां जहां उसका आर्म्स रखने का केंद्र था वहां पर जांच किया तो वहां पर जैविक हथियार नहीं पाया गया। वैज्ञानिकों दलों ने क्लीन चिट दे दिया कि नहीं, इसके पास हथियार सामान्य हथियार है, जैविक हथियार नहीं है। इससे विश्व को किसी प्रकार की क्षति। लेकिन अमेरिका को तो नाक कट जा रहा था कि 1991 में मेरे सामने खड़ा के ना हो गया। इसकी औकात कैसे हो गई? आज इराक बोल रहा है, कल ईरान बोलेगा और धीरे धीरे हमारे विरुद्ध सब खड़ा होना शुरू हो जाएगा। हमारा तो मान सम्मान गिरिए जाएगा। तो क्या हुआ? उसने कहा नहीं है। अमेरिका ने कहा कि नहीं, हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है। वैज्ञानिकों को डरा धमका दिया है कि रिपोर्ट ऐसे लिखो। यूएन ने कहा कि नहीं, उसके पास नहीं है, आप उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन यूएनओ के नीतियों का धज्जी उड़ाते हुए फरवरी 2003 में, क्या जी, फरवरी 2003 में इराक में मानव अधिकारों का उल्लंघन का आरोप लगाकर इराक के लोगों को सद्दाम हुसैन के तानाशाही से मुक्त कराने के लिए एक सैन्य अभियान चलाया जिसका नाम था ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। क्या जी? सद्दाम हुसैन के तानाशाही शासन से इराक की जनता को मुक्त कराने के लिए अमेरिका ने एक सैन्य अभियान चलाया जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। इराकी फ्रीडम तो बहाना था, लेकिन सद्दाम हुसैन के शासन अंत करने का उसका एक बहुत बड़ा बहाना था। और ऐसा करके अचानक, हालांकि अमेरिका ने, यूएनओ ने विरोध किया, लेकिन उसके बाद को न मानते हुए अचानक रात में हमला बोल दिया। घमासान युद्ध हुआ। यहाँ भी सद्दाम हुसैन ने अमेरिका का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अब यहाँ पर सद्दाम हुसैन क्या हो गए? मजबूर हो गए।
उनके सारे समर्थकों को पकड़ पकड़ के या तो जेल में रखा गया या तो क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और सद्दाम हुसैन को वहां से क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। नहीं भाग गया, अब सद्दाम हुसैन को खोजना शुरू कर दिया। और सीआईए ने यह भी पता लगा लिया कि सद्दाम हुसैन कहाँ नुपायल है। सीआईए ने पता लगा लिया कि इराक में ही एक टिगरित एक पहाड़ था, में गुफा था, में नुकायल था। एक उसका विश्वास पात्र लोग धोखा दे दिया, खाना पहुंचाने डेली जाया करता था। सीआईए वाला पता लगा लिया कि हर दिन फिक्स टाइम पर ये आदमी जाता कहे हैं, नहीं बता रहा था। $5 करोड़ देने की बात किया उसको, तो तुम्हें इतना करोड़ डॉलर देंगे तो बता, तो कौन देश में जाके जी लेगा, बिना पकड़ने आएगा। धन के लोभ में आकर उसने क्या कर दिया, अचानक खाना छीन के पहुंच गया। सद्दाम हुसैन देख अपने लिखा अमेरिका के सैनिक ने, हम तो उसके यहाँ गए तो दुनिया के हर देश का करेंसी रखा था उस गुफा में, और हर आधुनिक प्रकार के हथियार रखा था। अगर उसको संभलने का मौका मिल जाता तो वहां भी सबको मार देता। लेकिन उसको लगा तो हमारा भोजन लेके आया होगा ना, संभलने का अवसर मिला नहीं। सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया, गिरफ्तार करके कहाँ ले गया, अमेरिका। और अमेरिका में गया तो सद्दाम हुसैन पर क्या चलाया गया, मुकदमा चलाया गया। और मुकदमा चलाते हुए अंत में इसको नवंबर के दिसंबर 30 दिसंबर सर, अच्छा 30 दिसंबर 2000 फांसी दिया। पकड़ा था 13 दिसंबर 2003 को पकड़ा, और यहाँ पर क्या दे दिया, फांसी दे दिया। लेकिन फांसी मिलने से पहले भी सद्दाम हुसैन ही एक ऐसा व्यक्ति थे जो अमेरिका के सामने सीधा बराक हुसैन ओबामा हो या कोई हो, खुल्लम खुला चैलेंज दिया। कहा कि ना दुनिया में सबसे बड़ा आतंकवादी का जननी तो तुम ही है, बाकी सब मोहरा बन जाता है। इसके अलावा और भी इसके उदाहरण हैं। नाटो के सैन्य प्रयोग, साम्यवाद का विस्तार हो रहा था, तो साम्यवाद के विस्तार को रोकने के लिए 4 अप्रैल 1949 को एक सैन्य गुट की स्थापना किया। नाम है नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की स्थापना कर लिया। उद्देश्य क्या था, सोवियत संघ के विस्तार को या साम्यवाद के विस्तार को रोकना। और आज नाटो को शांति का सहभागी कहता है। गलती कितना सही, शांति का सहभागी कहा जाता है। और इस नाटो के सहायता से 2017 में लीबिया के तनाशाह जनरल गद्दाफी को भी अंत करने का काम किया था। उम्मीद है आप लोग सुने हैं, नहीं मुझे तो नहीं पता है। लीबिया का एक तनाशाह, लीबिया अफ्रीका महादेश का एक देश था, वक्त में पढ़े हैं, जहां एक तनाशाह होता था जनरल गद्दाफी। वह ऐसा पहला व्यक्ति था जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का जो बॉडीगार्ड था वह लड़कियां हुआ करती थी, महिलाएं। गलत सही। और उसके बाद आधुनिक काल में जनरल गद्दाफी ही ऐसा तनाशाह था जिसका अंगरक्षक, जिसका बॉडीगार्ड महिलाएं, स्त्रियां हुआ करती थी। ऐसा मानना है कि पुरुषों के तुलना में लड़कियों के पास हिम्मत, हौसला ज्यादा होता है। जनता गद्दाफी के तनाशाही से ज्यादा परेशान था। लेकिन लीबिया में उसके बाद अमेरिका को पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ है। गद्दाफी कई बार अमेरिका को चैलेंज दे रहा था, देखा कि हम कुछ चैलेंज देगा तो हमारी मर्यादा को क्या मिलेगी, क्षति मिलेगी। तो वहाँ के लोगों को पहले भड़काया, लोग देखा कि हमसे काम चलने वाला नहीं है, तो नाटो को भेज दिया। और नाटो की सहायता से जनरल गद्दाफी को क्या कर दिया, मरवा दिया। जब गद्दाफी को मारा जा रहा था, टेलीविजन पर लाइव चल रहा था। दुनिया का तनाशाह माइक वाले का मुंह में माइक लगाए हुआ है, लोग लात जूता से मार रहा है, वो चिल्ला रहा है, कह रहा पूरी प्रॉपर्टी ले लो, हमको छोड़ दो। लेकिन अमेरिका ने उसको भी क्या कर दिया, लात घूसों से मरवा के जनता से मरवा दिया। कितना बड़ा कुटनीतिज्ञ करता है। लेकिन एक बात है, अमेरिका के प्रभुत्व के उदाहरण हमने कल कहा था कि सब दिन हो तो एक समाना। गलत सही। अति सर्वत्र वर्जित, अति हमेशा वर्जित होता है। नहीं,
उतना मत खाओ जितना खाया जा सके, उतना ही खाओ जितना कि पचाया जा सके। हर कुछ ज्यादा करेंगे तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, वो भी करेगा। तो इतना ही कोई काम करो जिसका साइड इफेक्ट ना हो। अमेरिका इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि पीछे उसने क्या क्या गलती किया उसका मूल्यांकन करने का उसे अवसर ही नहीं मिला। तो अमेरिका को चुनौती मिल रहा है। आज अमेरिका की मुद्रा का नाम क्या है, डॉलर। दुनिया का सबसे अस्थायी मुद्रा इसी को कहा जाता है, इसको हॉट करेंसी कहा जाता है। आज सोना के बाद अगर सबसे अधिक वैल्यू किसी देश के मुद्रा का है, अमेरिका की मुद्रा, किसका, डॉलर का। लेकिन आप जान रहे हैं आज जितने भी अरबियन देश है उन सबके मुद्रा का वैल्यू अमेरिका के डॉलर से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका को चैलेंज देते हुए एक नया मुद्रा आ गया है, क्रिप्टो करेंसी। सुने कि नहीं? सांकेतिक मुद्रा है वो, क्रिप्टो करेंसी। चीन ने शुरू किया था और आज एक क्रिप्टो करेंसी का कीमत लगभग 50 लाख रुपया है। उसका एक सिक्का तुम्हारे पास हो गया, उसका मूल्य कितना है, लगभग 50 लाख के आसपास है। यहाँ तक नोट 77 रुपया है, 74, कोई बात नहीं, उसका 50 लाख। चैलेंज हुआ कि नहीं? तुम कहते हो कि हम बड़े ताकतवर हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था को चैलेंज कौन दे रहा है? चीन दे रहा है। गलत कि सही? अमेरिका से कारोबार, बहुत ऐसे देश हैं जो पहले अमेरिका से कारोबार करते थे, उससे वस्तुओं के पर निर्भर थे। आज बहुत ऐसे देशों ने चीन पर निर्भरता बढ़ा ली है। गलत कि सही? इंडिया का भी अगर पहले, आज से 3 साल पहले पूछता कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार कौन है, तो अमेरिका। लेकिन अब आपसे पूछे, मैं भूगोल में पढ़ाऊंगा कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार कौन है, तो चीन है। 48,000 करोड़ का कारोबार चलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ भी हो जाए, इंडिया से चीन लड़ नहीं सकता। अमेरिका की तरफ से पूंजी निकाल लेगा है, अमेरिका की तरफ। और नहीं तो जैसे होगा तो 48,000 करोड़ का 1 सेकंड में नुकसान हो जाएगा। मोदी की घोषणा की बात है केवल। 17 में दबने की वजह ना कारण था, ताकि 62 में ट्रेलर दिखाया तो हम फिल्म दिखाने को तैयार है, तो पूरा कास्ट बन के तैयार, बस रिलीज करना बाकी, हम रिलीज करना व्यवस्था मजबूत कर है। जब नियम है, जब हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर लेंगे तो क्यों किसी का हम गुलामी सहेंगे। और इसी यही मजबूत करना है, और मजबूत करने के लिए थोड़ा जनता को भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। गलती की सही? अब खैरात खिलाते रहेगा तो कहाँ से मजबूत होगा? स्वावलंबी बनना पड़ेगा ना। प्रेस 3-3 को लेता है। विचारधारा की बात करते हैं। दो 2000 ईस्वी तक विश्व के अधिकांश देश अमेरिका के विचारधारा से क्या था, प्रभावित था। आज अमेरिका के विचारधारा का भी क्या किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है। अमेरिका के देश के ही अंदर ही, अमेरिका के देश के अंदर ही आंतरिक गृहयुद्ध में अमेरिका का जो 2 निवासी हैं, एक है निग्रो जिसको किसी प्रकार का अधिकार नहीं है, और एक दूसरा कौन है, रेड इंडियन, या मूल निवासी निग्रो, ब्लैक। ये दोनों हमेशा लड़ रहा है। निग्रो को कोई अधिकार नहीं था, धीरे धीरे निग्रो को भी अधिकार दिया जा रहा है। इसका स्पष्ट प्रमाण बराक हुसैन ओबामा का राष्ट्रपति बनना, अमेरिका के इतिहास का पहला अश्वेत नागरिक जो वहां का क्या बन गया। तो अमेरिका को भी क्या मिल रहा है, चैलेंज मिल रहा है। और अमेरिका अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। और विश्व के कई देश क्या निकल रहे हैं, ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं। चीन और जापान इसमें सबसे आगे जा रहा है।